Welcome to the fourth lecture of this course. Let's see what's our agenda for today's lecture. In today's lecture, first we are going to know something about the difference between the variables and constants. What are constants and what are the variables? Then we are going to use the constant qualifier for the variables. Then we have a set W manipulator for the formatting of our outputs. Afterwards, we are going to study all type of operators which C++ provides, which includes arithmetic operators, arithmetic assignment operators, increment decrement operators, relational operators, logical operators, conditional operator, and we are going to cover all the details of these operators. Then we are going to cover the flowchart diagrams of our algorithms and the programs we develop. Let's start our today's lecture. ओके फर्स्ट वी टॉक अबाउट द वेरिएबल्स वर्सेस कॉन्स्टेंट्स. आपके प्रोग्राम्स में कुछ वेरिएबल्स होते हैं और कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं. जैसे इनके नाम से हमें एग्जैक्टली पता चल रहा है कि अ कॉन्स्टेंट इज़ अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय द प्रोग्राम ड्यूरिंग नॉर्मल एग्जीक्यूशन. आपके प्रोग्राम में कोई भी ऐसी वैल्यू होगी, चाहे वो नंबर्स होंगे, चाहे वो स्ट्रिंग्स होंगी, चाहे कैरेक्टर्स होंगे, जो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं हो सकते, उनको कॉन्स्टेंट्स कहते हैं. और उसकी जगह वो वाले सारे के सारी पोजीशन, वो सारे आइडेंटिफायर्स जिनके अंदर का डाटा, जिन वेरिएबल्स का डाटा चेंज हो सकता है, उनको वेरिएबल्स कहा जाता है. हम इस छोटे से प्रोग्राम की एग्जांपल ले लेते हैं जो आपके सामने है. हमारे पास इस प्रोग्राम में एक वेरिएबल है दैट इज़ इंट नंबर 1. उसके बाद हम इस नंबर 1 को डिफ़ाइन कर रहे हैं, इस वेरिएबल को, विद द वैल्यू ऑफ 10. नंबर 1 इज़ इक्वल टू 10. इट मीन्स थ्रू आउट द प्रोग्राम, चाहे ये प्रोग्राम एक बार रन हो, 10 बार रन हो या जितनी बार भी रन हो, ये 10 वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है. इट मीन्स लेकिन नंबर 1 के अंदर डिफरेंट वैल्यू सेव हो सकती हैं. अभी हमने यहाँ 10 सेव किया हुआ है, हम आगे चल के इसकी जगह में 20 सेव कर सकते हैं, आगे चल के इसमें कुछ और सेव कर सकते हैं. तो ये नंबर 1 की वैल्यू चेंज हो सकती है. तो जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं हम उनको वेरिएबल कहते हैं, और वो फिक्स वैल्यूज़ जो थ्रू आउट द प्रोग्राम कभी भी चेंज नहीं हो सकती हैं, उनको कॉन्स्टेंट्स कहते हैं. जैसे यहाँ पे 10 आपके पास कॉन्स्टेंट है. सिमिलरली हमने एक और वेरिएबल बना दिया सम. हम सम और नंबर 1 के अंदर 30 प्लस करके उसको सम में सेव करवाना चाह रहे हैं. तो यहाँ पे अगर आप इस इंस्ट्रक्शन में देखें तो सम एक वेरिएबल है जिसमें डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी. वो डिपेंड करती हैं कि नंबर 1 में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, उसके रिस्पेक्टिव सम की वैल्यू चेंज हो सकती है हर बार. तो आपके पास सम इज़ अ वेरिएबल क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी कर रही है. नंबर 1 इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल, इसकी वैल्यू भी वेरी कर रही है, लेकिन 30 फिक्स है. 30 इज़ अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम नहीं चेंज हो सकती. ये प्रोग्राम में हमेशा 30 ही रहेगा, चाहे हम इसको कितनी बार भी एग्जीक्यूट कर लें. नीचे अगर आप डिस्प्ले में देखें, सी आउट इंस्ट्रक्शन में हमने नंबर 1 एक वेरिएबल है जिसको स्क्रीन पे सी आउट करवाया हुआ है. देन प्लस एक्चुअली एक कैरेक्टर है. जैसे हमने शुरू में बात की थी कि आपके कीबोर्ड पे जितनी कीज़ हैं वो सारी की सारी एक कैरेक्टर हैं. हर की एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है. सो दिस प्लस सिंबल इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टर. और ये कैरेक्टर प्रोग्राम चाहे जितनी बार भी हम रन करें, इट्स फिक्स. यहाँ कुछ और वैल्यू नहीं आ सकती, हमेशा ये प्लस एज इट इज़ प्लस ही स्क्रीन पे नज़र आएगा. तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट है. सिमिलरली उसके बाद हमने क्या प्रिंट कराया हुआ है, दैट इज़ 30. लेकिन 30 भी हमने किसी वेरिएबल के थ्रू नहीं करवाया हुआ है, डायरेक्ट प्रिंट करवाया हुआ है. इट मीन्स कि ये एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट कंसीडर होगा, क्योंकि एक कैरेक्टर से ज़्यादा जब कैरेक्टर्स हो जाते हैं तो हम उनको स्ट्रिंग्स कहते हैं. तो ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है कि ये स्ट्रिंग है, लेकिन ये कांस्टेंट है कि ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती है. उसके बाद दोबारा आपके पास इक्वल आ गया है. इक्वल आपके पास सिंगल कैरेक्टर है, तो ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट है. देन आपके पास सम लिखा हुआ है. सम क्या था, ये एक्चुअल में आपका वेरिएबल है जिसमें डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी जो डिफरेंट रन टाइम पे चेंज हो रही होंगी. कभी 10 हो सकती है, कभी 20 हो सकती है. कैन बी एनी वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोग्राम कि आपने प्रोग्राम में उसके अंदर क्या वैल्यूज़ असाइन करवाई हैं. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स एंड द कॉन्स्टेंट्स. आप चाहें तो अपने प्रोग्राम में जो आपके वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को कोई कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं. इसका मतलब क्या है कि आपने बनाया हुआ तो वेरिएबल है, लेकिन आपने फ़र्स्ट टाइम उसको जो वैल्यू असाइन करती है, आप चाहते हैं कि वो उसके बाद कभी भी चेंज ना हो सके. हमारे पास साइंस में, हमारे पास डिफरेंट डिसिप्लिन्स में कुछ फ़िक्स वैल्यूज़ होती हैं जो चेंज नहीं होती. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाई की वैल्यू. हम सबको मालूम है कि पाई की वैल्यू होती है 3.14159.
ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती है, बिकॉज इट्स अ स्टैंडर्ड, इट्स अ फिक्स वैल्यू, ये कभी चेंज नहीं होनी। तो अगर आपको पता है कि आपने कोई वेरिएबल ही यूज़ करना है, आप ये हर जगह ये वैल्यू नहीं यूज़ करना चाहते बल्कि इसकी जगह आप वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन इस वेरिएबल की वैल्यू को आप क्या करना चाह रहे हैं, कांस्टेंट करना चाह रहे हैं कि ये कभी चेंज ना हो सके, तो आप क्या कर सकते हैं कि जहाँ आपने अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है उसके पीछे आप कॉन्स्ट का वर्ड यूज़ कर लें। कॉस्ट का आइडेंटिफायर या क्वालिफायर यूज़ करने से क्या आपके पास बेनिफिट हो जाएगा कि अब पाई को फर्स्ट टाइम उससे डिफ़ाइन हुई है वैल्यू, फर्स्ट टाइम उसे जो वैल्यू मिली है, इसके बाद ये थ्रू आउट द प्रोग्राम कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगर आप इसे चेंज करने की कोशिश भी करेंगे तो आपका प्रोग्राम एरर दे देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्ट फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14159 एफ, क्योंकि वो फ्लोटिंग में वैल्यू है। तो हमने ये वैल्यू, अगर मैं इस प्रोग्राम में इन फ्यूचर फॉर एग्जांपल मैं करने की कोशिश करती हूँ पाई इज इक्वल टू लेट्स सपोज 3.4, अगर मैं ये लाइन लिखूंगी भी तो मेरा कंपाइलर इस लाइन पे एरर दे देगा और मुझे वो ये नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि मेरा कंपाइलर एरर देगा कि ये वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल है और ये कभी भी अब प्रोग्राम में चेंज नहीं हो सकता। सो यू कैन ऑल्सो मेक योर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट वेरिएबल्स। नाउ थर्ड इज़ योर सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर। आपके स्क्रीन पे डाटा को हैंडल करने के लिए, आपकी आउटपुट स्क्रीन को की फॉर्मेटिंग को सेट करने के लिए आपके पास डिफरेंट, हमने एस्केप सीक्वेंसेस पढ़े हैं, आप डिफरेंट और टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर्मेटिंग को मैनेज करने के लिए। इसी तरीके से हमारे पास एक सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर अवेलेबल है। सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर क्या करता है कि ये एक पर्टिकुलरली हम विड्थ डिफ़ाइन कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। कोई भी डाटा अगर आपने किसी फिक्स विड्थ में और राइट अलाइन अगर शो करना है तो आप ये सेट डब्ल्यू का मैनिपुलेटर यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे काम करता है हम ये इस एग्जांपल से देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास लॉन्ग पॉप 1 का वेरिएबल है, पॉप 2 का वेरिएबल है, पॉप 3 का वेरिएबल है, सब में डिफरेंट नंबर्स हुए हुए हैं, डिफरेंट नंबर्स हमने सेव करवा लिए हैं। अब मैं इन सारों को डिस्प्ले करना चाह रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो मैं कैसे करवा सकती हूँ कि मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक मेरे पास लोकेशन है और लोकेशन के अलावा उसकी पॉपुलेशन है। ये डिफरेंट यूँ कहने के सिटीज़ हैं और ये सिटीज़ की पॉपुलेशन है उनकी आबादी के लिहाज से। तो मेरी ये लोकेशन का नाम लिखना है और कुछ स्पेस देने के बाद मैंने उसकी पॉपुलेशन लिखनी है। मैंने डबल कोट्स में लोकेशन लिखा, फिर उसके बाद मैंने डबल कोट्स में पॉपुलेशन लिख दिया है। देन मैंने अपने पास क्या लिखा, दैट इज़ फर्स्ट सिटी का नाम पोर्ट सिटी। पोर्ट सिटी के बाद मैंने पोर्ट सिटी की पॉपुलेशन किस में सेव करवाई हुई है, पॉप 1 में, वो सी आउट करवा दिया। हाई टाउन की पॉपुलेशन पॉप 2 में है, वो सेव प्रिंट करवा दिया। एंड सिमिलरली द लो विले की पॉपुलेशन जो थी वो मैंने पॉप 3 में जो सेव करवाई हुई थी और उसको प्रिंट करवा दिया। अब इस प्रोग्राम की आउटपुट आपकी स्क्रीन पे क्या आएगी, आपके पास लिखा हुआ आएगा लोकेशन एंड पॉप, क्योंकि पॉप एज इट इज़ डबल कोट्स में है। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ आएगा पोर्ट सिटी लिखा हुआ है। उसके बाद पॉप 1 वेरिएबल में जो डाटा है, वेरिएबल में क्या डाटा है 2425785, ये डाटा आपके पास डिस्प्ले हो गया। ये सारे के सारे आपके पास इस तरह डिस्प्ले हो गए। लेट्स सपोज़ आप इनको इस तरह डिस्प्ले करना चाहते हैं कि ये सारा का सारा जो आपके पास पॉपुलेशंस हैं ये आपके राइट अलाइन हो जाए, बजाय इसके कि ये लेफ़्ट अलाइन हो, ये सारे के सारे राइट अलाइन हो जाएं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सेट डब्ल्यू का पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, इस तरह से यूज़ करेंगे कि आप जहाँ पे उसको प्रिंट करवाने लगे हैं तो प्रिंट करवाने के लिए आप जो भी स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं उससे पहले ये सेट डब्ल्यू का फंक्शन यूज़ करते हैं। और सेट डब्ल्यू के फंक्शन को क्या पैरामीटर रिक्वायर होती है कि आपने उसके लिए टोटल विड्थ क्या रखी हुई है कि कितने कैरेक्टर्स की उसने विड्थ कंसीडर करनी है। हमने सेट विड्थ में पहले कितनी लोकेशन सेट की, 8, हमने 8 कैरेक्टर्स ले लिए और 8 कैरेक्टर्स में हमने लोकेशन प्रिंट करवा दिया। फिर हमने सेट डब्ल्यू में 12 का साइज सेट किया और 12 साइज के अंदर हमने क्या लिखा हुआ दिखा दिया, पॉपुलेशन। तो आपके पास लोकेशन एंड पॉपुलेशन, लेकिन पॉपुलेशन अब क्या होगा, ये राइट अलाइन हो जाएगा, लोकेशन भी राइट अलाइन होगा। और कहाँ से राइट अलाइन होगा, फ्रॉम द 8 कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हैं ही 8 कैरेक्टर्स आपके पास, तो ये 8 कैरेक्टर्स यहाँ पे फिट इन हो जाएंगे। अगर ये 8 कैरेक्टर से कम भी हों तो भी ये कहाँ पे सेट होगा, टूवर्ड्स द राइट अलाइन। इसी तरीके से हमने सबके साथ जितने सिटीज़ के नेम थे उनको हमने सेट डब्ल्यू का 8 वैल्यू दे दी है
और जितने भी आपके पास डिफरेंट नंबर्स थे उनको हमने सेट W12 दे दिया। मींस यहाँ से लेके आगे 12 कैरेक्टर तक ये काउंट करे और वहाँ पे उसने एंड करते हुए राइट अलाइन कर दे आपके टेक्स्ट को। आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस पिक्चर से कि आपके पास ये किस तरीके से ब्लॉक्स को डिवाइड कर रहा है या आपकी स्क्रीन को डिवाइड कर रहा है कि सेट 8 की वजह से उसने 8 बॉक्सेस रख दिए फर्स्ट इनपुट के लिए कि इस सेट 8 के बाद जो भी चीज़ प्रिंट करवाएंगे वो इन 8 बॉक्सेस के अंदर प्रिंट होगी, लेकिन 8th बॉक्स इज़ कंसिडर एज द लास्ट वन और वो उसके लिहाज से अलाइन करेगा। देन हमने सेट W किया। सेट W आपके पास किस तरह होगा, स्पेसेस, कुछ स्पेसेस हमने नॉर्मल खुद दे दिए हैं और उसके बाद हमने सेट W12 कर दिया है। तो सेट W12 करने से क्या कर रहा है, ये फर्स्ट कैरेक्टर से लेके लास्ट तक ये 12 स्पेसेस रख रहा है किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए। और इसके सेट W के वजह से सारा का सारा जो भी हम डाटा प्रिंट करवाएंगे वो आपका राइट अलाइन होके प्रिंट हो जाएगा। सो सेट W इज़ अ फंक्शन जिसके थ्रू आप अपने डाटा की अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं इन द आउटपुट स्क्रीन। ओके ये कुछ आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे लाइक वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंस, कॉन्स्टेंट क्वालिफायर को कैसे यूज़ करते हैं एंड सेट W को कैसे यूज़ करते हैं आपकी स्क्रीन के आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए। आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी ऑपरेटर्स इन C++। ऑपरेटर्स आपका पास मेजर पार्ट कंसीडर होता है आपकी प्रोग्रामिंग में, क्योंकि इन डिफरेंट प्रोग्राम्स आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, लॉजिक डेवलप करनी पड़ती है, डिफरेंट कंडीशंस चेक करनी पड़ती हैं। तो ये सारे के सारे आपकी अंडरस्टैंडिंग किससे डेवलप होती है, यूजिंग दीज ऑपरेटर्स। आप इन ऑपरेटर्स को अगर अच्छे तरीके से इनका यूजेज समझ सकेंगे तो आपके लिए लॉजिक डेवलप करना भी उतना ही आसान होगा। हम वन बाय वन सारे के सारे ऑपरेटर्स को गो थ्रू करते हैं कि आपके पास C++ में कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले आपके पास हैं दैट इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर। इन सब की डिटेल हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं और अपने डिस्कशन सेशन में भी हम इसको गो थ्रू कर चुके हैं। मैं नेक्स्ट मूव करती हूँ कि हमारे पास नेक्स्ट कौन से ऑपरेटर्स हैं। ओके नेक्स्ट ऑपरेटर इज़ अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। सिर्फ फ़र्क क्या आया है, पहले सिर्फ था अरिथमेटिक ऑपरेटर, अब है अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब है कि इसके साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ इंक्लूड हो गई है, दैट इज़ असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर किसको कहते हैं, इक्वल के ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। मतलब असाइन करने का काम कर रहा होता है, किसी को कोई वैल्यू देने का काम कर रहा होता है। लेट्स सपोज़ आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें आप लोग किसी वेरिएबल के ऊपर उसके साथ कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और फिर उसका आंसर भी आप उसी सेम वेरिएबल के अंदर सेव कर रहे हैं। लेट्स सपोज़ जैसे आपके पास ये लाइन है कि टोटल इज़ इक्वल टू टोटल प्लस आइटम। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकती हूँ कि आपने पहले आप कहीं शॉपिंग करने के लिए गए हैं और आपने लेट्स सपोज़ एक शॉप से 5 आइटम्स कलेक्ट कर लिए हैं, 5 आइटम्स आपने बाय कर लिए हैं। तो आपके टोटल कितने आइटम्स हो गए, 5 आइटम्स। आपके टोटल में 5 ऐड हो गया, 1 2 3 कोई भी लॉजिक थी जिसके थ्रू आपने 5 इसमें ऐड कर लिया। अब आप नेक्स्ट शॉप में गए हैं, आपने नेक्स्ट शॉप में 3 और आइटम्स ख़रीदे हैं, ठीक है। तो आपके टोटल आइटम्स अब कितने हो गए कि पहले से जो टोटल था प्लस अब जो आपने नए आइटम्स ख़रीदे हैं, तो आपके पास 5 + 3 टोटल 8 हो गया। अब ये 8 वैल्यू किसके अंदर सेव होनी है, अगेन आपका टोटल के अंदर ही सेव होनी है, ठीक है। ये आपका पहले टोटल था, उसी टोटल में कुछ नई वैल्यू ऐड हुई है और वो दोबारा टोटल में ही सेव होनी है। जब भी आपका कोई इस तरह का एक्सप्रेशन हो जिसमें आपके पास जिस वेरिएबल के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और फिर फाइनली सेव भी उसी सेम वेरिएबल के लिए कर रहे हैं, तो आप इस एक्सप्रेशन को लिखने का एक और तरीका क्या हो सकता है कि आप डायरेक्टली लिख सकते हैं टोटल प्लस इक्वल टू आइटम। आपने सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास एक दोबारा आपको वो वेरिएबल लिखना पड़ रहा था, बीइंग प्रोग्रामर अभी हम बहुत छोटे छोटे से प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमें बहुत इजी लग रहा है, ये इंस्ट्रक्शन लिखना भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स राइट अप करना शुरू कर देंगे तो हम प्रोग्रामर जितना ज़्यादा हो सके अपने प्रोग्राम को छोटा करना चाह रहे होते हैं, शॉर्ट करना चाह रहे होते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके, हमारा कोड कम हो सके। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम इस लाइन को रीराइट कर सकते हैं कि हम इस टोटल को डिलीट कर दें और इस प्लस और इक्वल को कंबाइन कर दें, लेकिन अपोजिट साइंस मतलब अपोजिट पोजीशंस के ऊपर। यही सेम लाइन इक्वल होती है टोटल प्लस इक्वल टू आइटम। सो टोटल प्लस इक्वल टू आइटम का क्या मतलब है कि टोटल इज़ इक्वल टू टोटल प्लस आइटम।
सिमिलरली अब आप बताएं कि अगर मैंने करना हो टोटल इज इक्वल टू टोटल माइनस आइटम्स, कि मैंने पहले कुछ टोटल आइटम्स खरीदे हुए थे और मैंने 3 आइटम्स उसमें से रिटर्न कर दिए हैं और मैंने वो वापस कर दिए हैं, तो मैंने वो माइनस करने हैं। तो मैं अगर लिखूँगी टोटल इज इक्वल टू टोटल माइनस आइटम्स, तो मैं उसको अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू कैसे यूज़ कर सकती हूँ कि मुझे क्या लिखना पड़ेगा। मैं लिखूँगी टोटल माइनस इक्वल टू आइटम, कि टोटल में से इस आइटम को माइनस करो और टोटल में ही फिर सेव कर दो। तो ये आपके पास अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ये सारे के सारे अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपके पास सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ अवेलेबल हैं। आप एडिशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल d माइनस इक्वल टू 4, तो d माइनस इक्वल टू 4 का क्या मतलब होगा, d इज़ इक्वल टू d माइनस 4। आप चाहें तो ये लिखते रहें d इज़ इक्वल टू d माइनस 4, कोई एरर नहीं है। इन दोनों की प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी या प्रोसेसिंग एफिशिएंसी में कोई डिफरेंस नहीं है। बीइंग प्रोग्रामर सिर्फ आपको अपना कोड शॉर्ट करने के लिए ये आपके पास एक अवेलेबल है। एंड बीइंग प्रोग्रामर आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे काम करते हैं। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है d माइनस इक्वल टू 4 तो उसका क्या मतलब है, कहीं लिखा हुआ है e मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 तो उसका क्या मीनिंग है। तो आपकी इसको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चाहे आप यूज़ ये करते रहें, लेकिन आपको एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए। सो d माइनस इक्वल टू 4 क्या होगा, d इज़ इक्वल टू d माइनस 4, e मल्टीप्लाई बाई इक्वल इज़ इक्वल टू 5। तो इसका क्या मीनिंग है कि e के अंदर 5 मल्टीप्लाई हो और e को ही असाइन हो जाए, e के अंदर 5 मल्टीप्लाई हो और e के ही असाइन हो जाए। तो आप ये एक्सप्रेशन लिखें या ये एक्सप्रेशन लिखें, दोनों एक्सप्रेशन सेम हैं, दोनों सेम काम करेंगे। f डिवाइडेड बाई इक्वल टू 3, इसका क्या मतलब होगा, f डिवाइडेड बाई 3 हो और f को ही असाइन हो जाए, f इज़ इक्वल टू f डिवाइडेड बाई 3। देन g मॉड इक्वल टू 9, तो इसका क्या मतलब होगा, g मॉड 9, और जो आंसर है वो भी g में सेव हो जाए, g इज़ इक्वल टू g मॉड 9। सो दीज आर योर अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉडुलस थे, उनके साथ हमने क्या कंबाइन कर दिया है, असाइनमेंट मींस इक्वल का ऑपरेटर उनके साथ कंबाइन कर दिया है। और वो काम कैसे करते हैं, इस तरीके से आपके पास काम करते हैं। यू कैन सी इन दिस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम आपके पास अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज़ हो रहा है। लेट्स सपोज वी हैव एन इंटीजर वेरिएबल आंसर इज इक्वल टू 27, आपके पास एक आंसर है 27। अगर आप करते हैं आंसर प्लस इक्वल टू 10 और उसके बाद आंसर को प्रिंट करते हैं, तो आपके स्क्रीन पे क्या आएगा, आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या थी 27 और 27 में हमने क्या प्लस करना है 10, 37। तो वो 37 सेव कहाँ होगा, दोबारा इसी आंसर के वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। तो आंसर की वैल्यू क्या हो चुकी है 37। उसके बाद हमने किया हुआ है आंसर माइनस इक्वल टू 7, कि आंसर के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें से 7 माइनस हो और आंसर में ही सेव हो जाए। ऊपर वाली लाइन की वजह से आंसर की वैल्यू हो चुकी है 37 में से 7 माइनस हुआ तो आंसर के अंदर क्या हो जाएगा सेव, दैट इज़ 30। ये आपके पास कैसे काम करेगा, आंसर इज इक्वल टू आंसर माइनस 7 की तरह। उसके बाद हमने क्या दिया, आंसर मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 2, ऊपर वैल्यू थी 30 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो ये आपके पास 60 बन जाएगा। और ये 60 किसके अंदर सेव हो जाएगा, इसी सेम आंसर वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। सिमिलरली ये आपके पास इस तरीके से डिवीजन काम कर सकता है एंड फाइनली मॉडुलस काम कर सकता है। सो आप इस प्रोग्राम को रन करके देखें और आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आपके पास ये आउटपुट्स किस तरीके से आ रही हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, दैट इज़ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्रोग्रामिंग में ये बहुत बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें बहुत सारी चीज़ें काउंट करनी पड़ती हैं। दैट काउंट कैन बी इंक्रीमेंटल और कैन बी डिक्रीमेंटल। मीन्स आप काउंटिंग इस तरह से भी कर सकते हैं 1 + 2 3 4 5, मतलब आप एक एक ज़्यादा करते जा रहे हैं। या आपकी मर्ज़ी हो सकती है कि आप काउंटिंग रिवर्स में कर लें, कि आप कहें 10 9 8 7 6 एंड सो ऑन, आप नीचे उसे करते आएँ। तो आपके पास इस काउंटिंग करने के लिए ये आसानी हमारे पास प्रोवाइड कर दी गई है कि आप बजाय इसके कि आप यूँ लिखें कि काउंट इज़ इक्वल टू काउंट प्लस 1, या फिर लिखें काउंट प्लस इक्वल टू 1, इन दोनों का एक ऑल्टरनेट हमें प्रोवाइड कर दिया गया है फॉर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के लिए जो ऑपरेटर यूज़ होता है दैट इज़ प्लस प्लस। ये आपके पास यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। यूनरी ऑपरेटर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये एक वेरिएबल पे काम करते हैं।
इसको अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए दो वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ये सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा होगा या फिर डिक्रीमेंट कर रहा होगा। सो इफ़ वी आर राइटिंग प्लस प्लस काउंट तो ये इसकी वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर देगा। इफ़ वी आर गोइंग टू राइट माइनस माइनस काउंट तो उसका मतलब क्या होगा कि उस काउंट के अंदर जो भी पहले से वैल्यू पड़ी हुई है वो उसको एक कम कर देगा। सो इट इज़ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर बिल्कुल इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह ही काम करता है, सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि इंक्रीमेंट इंक्रीज़ करेगा और डिक्रीमेंट डिक्रीज़ करेगा। मतलब इंक्रीमेंट एक ज़्यादा करेगा और डिक्रीमेंट एक कम करेगा। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट की कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में कि उन्हें लगता है कि अगर वो प्लस प्लस के साथ 2 लिख लेंगे तो 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, या फिर अगर वो माइनस माइनस के साथ 3 लिख लेंगे तो 3 का डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ 1 का चेंज लाते हैं, मतलब एक ज़्यादा करेंगे या एक कम करेंगे। 2 ज़्यादा या 2 कम करने के लिए आपको कोई इस तरह का एक्सप्रेशन ही लिखना पड़ेगा कि काउंट इज़ इक्वल टू काउंट +1 प्लस, मतलब अगर 2 का करना है तो +2 लिखना पड़ेगा, काउंट प्लस इक्वल टू 2 लिखना पड़ेगा, या अगर आपने 2 कम करनी है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, काउंट माइनस इक्वल टू 2 या फिर काउंट इज़ इक्वल टू काउंट -2। आप डायरेक्टली प्लस प्लस और माइनस माइनस को यूज़ करते हुए एक से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं ला सकते। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स बोथ ओनली क्रिएट द डिफरेंस ऑफ 1, कि या वो एक ज़्यादा कर सकता है या वो एक कम कर सकता है। बिकॉज इसका प्योरली पर्पस फॉर काउंटिंग होता है, तो ये काउंटिंग सिक्वेंशियल काउंटिंग में कंसिडर होती है, दैट इज़ ओनली द विद द एडिशन ऑफ 1 और द सब्ट्रैक्शन ऑफ 1। इन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करने में थोड़ा सा डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल्स। अदर वेरिएबल्स का यूज़ डिफरेंट है, वो सिंपली कैलकुलेशन करता है और कैलकुलेशन करके जहाँ पे भी हमने उसको सेव करवाना हो हम सेव करवा लेते हैं। लेकिन आपके पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरीके से यूज़ हो सकते हैं, एज अ प्रीफिक्स और एज अ पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स का क्या मतलब है कि आपने प्री लिखा हुआ है, मीन्स आपने वेरिएबल से पहले उसके प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो ये प्रीफिक्स कहलाएगा। सेकंड इज़ पोस्ट फिक्स, कि आपने वेरिएबल के बाद उसको लिखा हुआ है तो ये पोस्ट फिक्स कहलाएगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, हम अगर प्लस प्लस काउंट लिखें या काउंट प्लस प्लस लिखें तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है। इन दोनों का फ़र्क जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्चुअल में आपकी सारी कैलकुलेशन को चेंज कर सकता है। फ़र्क आपके पास ये है कि आपने इसकी पोजीशन के लिहाज से याद रखना है कि इसकी वैल्यू कब चेंज होगी, राइट। प्री का मतलब है कि इसने पहले अपनी वैल्यू को चेंज करना है और फिर ये जिस इक्वेशन में या जिस भी इंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा है उसमें यूज़ करना है। आपके पास इंस्ट्रक्शन क्या है, टोटल वेट इज़ इक्वल टू एवरेज वेट मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस काउंट। तो पहले प्लस प्लस काउंट होगा, काउंट की फॉर एग्जांपल वैल्यू 2 है तो वो पहले 3 होगी, फिर वो एवरेज वेट से मल्टीप्लाई होगी और उसके बाद फिर ये टोटल वेट को असाइन होगी। लेकिन आपके पास पोस्ट फिक्स में डिफरेंट है। पोस्ट फिक्स में आपके पास क्या करता है कि आपके पास ये काउंट के अंदर जो प्लस प्लस होना है ये इस सेमीकोलन के बाद होगा ज़रूर, लेकिन कब होगा, इस सेमीकोलन के टाइम पर होगा, इससे पहले नहीं होगा। अगर काउंट की वैल्यू 3 है तो वो 3 ही मल्टीप्लाई हो जाएगा एवरेज वेट के साथ और टोटल वेट को असाइन हो जाएगा। जब ये लाइन ख़त्म हो जाएगी, जब ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद काउंट खुद को चेंज कर लेगा और अपनी ए वैल्यू एक ज़्यादा कर लेगा। इनका यूज़ आपके पास डिफरेंट लूप्स वगैरह में आगे यूज़ होगा और आपको उसकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हम पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स के लिए कुछ छोटे से प्रोग्राम्स को रन करके देख लेंगे कि जिसमें हमें आइडिया हो जाए कि आपके पास कब पोस्ट की वैल्यू क्या बन रही है एंड प्री की वैल्यू क्या बन रही है। अगेन जस्ट फॉर द रिविजन, प्री का मतलब है कि पहले उसने खुद को अपडेट करना है, अपनी वैल्यू चेंज करनी है, देन उस इक्वेशन में या उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में वो वैल्यू यूज़ होगी। इन पोस्ट आपके पास पहले वो यूज़ हो जाएगी, जो भी उसके अंदर पहले से वैल्यू है काउंट के अंदर, जो भी उस वेरिएबल में पहले से वैल्यू है वो उसके अंदर यूज़ हो जाएगी, और जब वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद वो वेरिएबल जिसके साथ प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस लगा हुआ है वो खुद को अपडेट कर देगा। प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स के रूल्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स दोनों पर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम असाइन होते हैं। लेट्स कंसीडर दिस एग्जाम्पल। हम ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें हमें ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपके पास पोस्ट एंड प्री काम कर रहे हैं। लेट मी ट्राई टू
okay, no, increase it if I can. Sorry, ठीक है, ओके मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आपके लिए ज़्यादा विजिबल रहे। आपके पास प्रोग्राम में क्या है, दैट इज़ इंट काउंट इज़ इक्वल टू 10। आपके पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर आपने 10 सेव करवा दिया है। इनिशियली हमने उसको 10 से डिफ़ाइन कर दिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, सी आउट काउंट इज़ इक्वल टू काउंट। सबसे पहले मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया कि काउंट की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 10। हमारे पास 10 डिस्प्ले होगी, गुड इनफ। उसके बाद हमने लिखा है काउंट इज़ इक्वल टू प्लस प्लस काउंट। नाउ टेल मी इट इज़ प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। येस, इट इज़ अ प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट क्यों है, क्योंकि उससे पहले प्लस प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले प्लस प्लस का मतलब है कि ये प्री इंक्रीमेंट है और इसने पहले ख़ुद को चेंज करना है, फिर सी आउट होना है या फिर यूज़ होना है। तो काउंट के अंदर वैल्यू क्या थी 10, उसने प्लस प्लस किया ख़ुद को, क्या वैल्यू हो गई 11। तो आपकी स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा 11, ठीक हो क्या। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, काउंट इज़ इक्वल टू सिंपल काउंट। अब हम काउंट को डिस्प्ले करके देख लेते हैं कि काउंट के अंदर क्या वैल्यू है। काउंट के अंदर क्या वैल्यू है, दैट इज़ इंक्रीमेंटेड 11 ही वैल्यू है, क्योंकि वो चेंज हो गई थी और चेंज होने के बाद ही डिस्प्ले हुई थी। तो हमारे पास अपडेटेड वैल्यू उसके अंदर क्या है, दैट इज़ 11। नेक्स्ट लाइन इज वी आर गोइंग टू प्रिंट अगेन काउंट, बट वी आर यूजिंग काउंट प्लस प्लस। नाउ टेल मी दिस इज प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। येस, इट इज़ अ पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे काम करता है कि पहले यूज़ हो जाएगा एंड आफ्टर दैट लाइन कंप्लीशन, जब ये लाइन ख़त्म हो जाएगी उसके बाद वो खुद को बैक एंड पे चेंज कर देगा। हमें अपेरेंटली स्क्रीन पे उस इंस्ट्रक्शन तक पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन ख़त्म होगी वो पीछे बैक एंड पे उसको चेंज कर देगा। सो काउंट इज़ इक्वल टू काउंट प्लस प्लस। काउंट की वैल्यू क्या थी 11, इस लाइन में 11 ही यूज़ होगी। स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा 11, लेकिन जैसे ही ये लाइन ख़त्म होगी काउंट खुद को अपडेट कर देगा। हम ये कैसे कंफर्म करें कि पीछे अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, हम दोबारा काउंट को प्रिंट करके देख लेते हैं। लास्ट लाइन में हमने फिर काउंट को प्रिंट किया और काउंट को जब हमने प्रिंट किया तो काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है, दैट इज़ 12। सो इस तरीके से आपके प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन काम करते हैं। और आपकी स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, काउंट इज़ इक्वल टू 11, काउंट इज़ इक्वल टू 11, काउंट इज़ इक्वल टू 12। सो 10, 11, 11, 11 एंड 12 ये आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। Okay, let's now talk about equality and relational operators. इक्वालिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स का मेन पर्पज़ ये है कि आपके पास हमेशा कैलकुलेशंस नहीं करनी होती। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई फार्मूला ही सॉल्व करना हो, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमने कोई कैलकुलेशंस करनी हो, कोई टेबल ही प्रिंट करना हो, या हमने कोई मैथ का फार्मूला ही सॉल्व करना हो, या अलजेब्रा की कोई इक्वेशन सॉल्व करनी हो। आपके पास इन रियलिटी हमारे पास बहुत सारी चीज़ों का रिलेशनशिप चेक करना होता है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिन्हें हमने चेक करना पड़ता है आगे फर्दर डिसीजन लेने के लिए। वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल इज़ कि आपके पास आपका जीपीए या फिर आपके मार्क्स डिसाइड करते हैं कि आपने कोर्स पास किया है या नहीं किया। अगर आपने कोर्स पास कर लिया है तो आपको फिर नेक्स्ट कोर्स में रजिस्टर करना पड़ता है, और अगर आपके मार्क्स एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट से कम होते हैं तो वो फेल कंसीडर होता है, और फेल कंसीडर के रिस्पेक्टिव आपको फिर डिफरेंट कोर्सेज़ की सिलेक्शन करनी पड़ती है। सिमिलरली हमारे पास इस टाइप की डिफरेंट सिचुएशन डेली लाइफ में हर जगह आ रही होती हैं। आपका पर्टिकुलर एक अमाउंट है जो आपने ख़र्च करना है। अगर आपने जो चीज़ें परचेज़ की हुई हैं वो उस अमाउंट से ज़्यादा हो गया है तो आपको कोई आइटम्स वापस करने पड़ेंगे। अगर उस अमाउंट से कम है तो कोई और आइटम्स आप शामिल कर सकते हैं, एंड मैनी मोर डिफरेंट कंडीशंस जो आपको रियल लाइफ में अप्लाई करनी पड़ती हैं। इन कंडीशंस में डिफरेंट आपके पास ऑपरेशंस हैं जिनको आपको परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज़ ग्रेटर देन। आपको समटाइम ये चेक करना पड़ता है कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दूसरी वैल्यू से ग्रेटर है या नहीं है, राइट। जैसे मैं अभी पास फेल की एग्जांपल ले रही हूँ, तो लेट्स सपोज एक्स आपके मार्क्स हैं और वाई आपके पास पासिंग मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ 55। एक्स आपके मार्क्स हैं जो भी आपने लिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल 70 इज़ ग्रेटर देन 55 और नॉट। तो ये कंडीशन आपके पास क्या आंसर देगी, आइदर ट्रू या फॉल्स, कि हाँ ये इससे बड़ी वैल्यू है या नहीं है। जो मार्क्स आपके हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हैं या नहीं है।
ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं इन सब का आंसर या ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा, इसके अलावा इनका कोई आंसर नहीं हो सकता। मीन्स हम कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहे, कोई नंबर आंसर नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये आंसर आएगा कि येस दिस कंडीशन इज़ ट्रू और नो दिस कंडीशन इज़ फॉल्स। तो आपके पास या ट्रू आंसर आएगा या फॉल्स आएगा। और अगर आप इसे नंबर्स में कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास या 0 आंसर आएगा या 1 आंसर आएगा। 0 का मतलब है कि कंडीशन फॉल्स हो गई है एंड ट्रू का मतलब है कि कंडीशन 1 का मतलब है कि कंडीशन ट्रू हो गई है। सो इन सारे ऑपरेटर्स का जो भी आपके पास आंसर है वो अगर आपने कहीं सेव करवाना है तो वो सेव किस में आप करवा सकते हैं, या तो किसी इंटीजर वेरिएबल में आप सेव करवा सकते हैं या फिर आप किसी बूल वेरिएबल में करवा सकते हैं। इफ़ यू रिकॉल आपके पास हमने डिफरेंट डाटा टाइप्स पढ़ी थी, तो उसमें एक डाटा टाइप बूल पढ़ी थी। बूल का काम क्या था, ट्रू या फॉल्स को सेव करना। उसका मेन पर्पज़ ही यही है कि जब आप इस तरह की कंडीशंस चेक करते हैं और इन कंडीशंस का आंसर आपने कहीं सेव करवाना होता है तो उसके लिए जो आप वेरिएबल बनाएंगे उसकी डाटा टाइप बूल रखेंगे। फर्स्ट इज़ ग्रेटर देन, अगर आपने चेक करना हो कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू से बड़ी है या नहीं है। ये आपके पास फिक्स वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। मीन्स आप डायरेक्टली यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2 या 2 इज़ ग्रेटर देन 3। क्या ये ट्रू है या नहीं है, अगर ट्रू है तो क्या करना है, ट्रू नहीं है तो क्या करना है। आपने वो डिफरेंट वैल्यूज़ कंडीशंस चेक कर सकते हैं। सिमिलरली लेस देन, वन वैल्यू इज़ लेस देन अनदर वैल्यू और नॉट। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल। जो ग्रेटर देन इक्वल है उसको मैथ में हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में हम कैसे लिखेंगे कि पहले ग्रेटर और उसके बाद आगे इक्वल का साइन। सो एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, इसका आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स में। सिमिलरली लेस देन इक्वल, आप प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे, लेस का सिंबल और फिर आगे का। देन आपके पास इक्वालिटी का, इक्वल का सिंबल, कि क्या एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है या नहीं है। तो आप इक्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको इक्वालिटी चेक करने के लिए डबल इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। एंड देन इफ़ यू वांट टू चेक कि क्या कोई दो नंबर एक दूसरे के इक्वल नहीं है, आपने चेक करना है इफ़ वन इज़ नॉट इक्वल टू अनदर। तो नॉट इक्वल के लिए आप मैथ में तो इक्वल के ऊपर स्लैश लगा लेते हैं, लेकिन हमारे पास प्रोग्रामिंग में ऐसा कोई सिंबल नहीं होता। प्रोग्रामिंग में हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, दैट इज़ एक्सक्लेमेशन साइन एंड इक्वल। तो इसका मतलब होता है इट इज़ नॉट इक्वल, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जो आपके डिफरेंट वैल्यूज़ का रिलेशन चेक करने के लिए यूज़ होते हैं। डिफरेंट वैल्यूज़ को आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। और आपकी सारी की सारी कंस्ट्रक्शन ऑफ योर लॉजिक आपकी डिपेंड कर रही होती है इस तरह के डिफरेंट डिसीजंस के ऊपर, इस तरह के डिफरेंट रिलेशनल डिसीजंस के ऊपर। क्योंकि ऑब्वियसली जो भी इनका आंसर आएगा फिर उसके रिस्पेक्टिव आपने अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलना है, अपनी लॉजिक उस रिस्पेक्टिव बनानी है। तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं टू कंस्ट्रक्ट अ लॉजिक। यहाँ पे आपके पास सिर्फ आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जब भी आप कोई लॉजिक डेवलप करने की बात करते हैं, अक्सर स्टूडेंट इस बात पे ये शिकायत लेके आते हैं कि मैम हमसे लॉजिक नहीं बनती, या लॉजिक डेवलपमेंट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क इन द प्रोग्रामिंग। For logic development, there is nothing else but only these different conditions and combining these conditions, कि किस तरीके से different conditions लगाई जाएं और उन conditions को फिर combine किया जाए। आपको अपने पूरे के पूरे प्रोग्राम को डिफरेंट छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना है और डिफरेंट स्टेप्स पे आपको डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करनी है, और जहां आपको ज़रूरत हो आप इन बहुत सारी कंडीशंस को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल कि आपके पास कोई एक पर्सन, लेट सपोज आपका सॉफ्टवेयर है, वो ये बताता है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है या नहीं मिल सकता। ड्राइविंग लाइसेंस की दो आपके पास रिस्ट्रिक्शंस हैं। वन, आपकी एज 18 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड, आपका एनआईसी अवेलेबल होना चाहिए। एनआईसी है या नहीं है, ठीक है, वो आपका चेक करना है कि आपके पास एनआईसी अवेलेबल है या नहीं है। दो कंडीशंस को आपने मिलाना है और मिलाकर फिर आपने चेक करना है कि ये अगर दोनों कंडीशंस ठीक हैं तो उसके रिस्पेक्टिव फिर मैंने कोई डिसीजन लेना है कि यस इनको मैंने ड्राइविंग लाइसेंस अलाउ करना है। और अगर आपके पास इनमें से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो अभी अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते। इस तरह डिफरेंट कंडीशंस को कंबाइन करके हमारी लॉजिक डेवलप हो सकती है। कंडीशंस को कंबाइन कैसे किया जाए, डिफरेंट कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए जो हमारे पास ऑपरेटर यूज़ होते हैं वो कहलाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो आपकी लॉजिक को डेवलप करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं।
लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, जिसमें से मेजरली आपके पास 3 ऑपरेटर्स हैं जो प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। वन इज़ एंड ऑपरेटर, सेकंड इज़ और ऑपरेटर एंड द वन लास्ट वन इज़ द नॉट ऑपरेटर। नाउ लेट्स चेक कि ये ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। जैसे मैंने अभी एक कंडीशन बनाई है कि आपके पास फर्स्ट क्या है कि आप जो भी पर्सन है उसकी एज 18 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, दैट इज़ वन लॉजिक। हम उसके लिए ग्रेटर देन लगा देंगे, एज का एक वेरिएबल बना लिया, एज के अंदर हमने सीन करवा दिया इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या थी कि आपके पास उसके पास NIC अवेलेबल होना चाहिए। सो इन दोनों लॉजिक्स के दरम्यान में क्या लगना है, एंड क्यों लगना है कि एंड का काम क्या है कि ये ओवरऑल आंसर ट्रू तब कंसीडर करता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं। अगर कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ओवरऑल आंसर फॉल्स हो जाएगा। हम चाहते भी यही हैं कि अगर उसकी एज के प्रॉब्लम है या NIC का कोई एक भी प्रॉब्लम है तो ओवरऑल उसको हम नो कह दें। तो ये एंड ऑपरेटर यही काम करता है कि ये जो जिन दो लॉजिक्स के दरम्यान में अप्लाई होता है, अगर वो दोनों लॉजिक्स ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा, उनमें से एक भी लॉजिक ट्रू नहीं होगी तो आंसर ट्रू नहीं होगा। सेकंड वन इज़ और ऑपरेटर। और ऑपरेटर आपके पास इस तरह काम नहीं करता। और ऑपरेटर आपके पास दैट इज़ इंग्लिश में और अगर इसे उर्दू में पढ़ेंगे तो आप कहते हैं या, मीन्स आपके पास या ये वाली वैल्यू ठीक होनी चाहिए या दूसरी होनी चाहिए, कम से कम कोई एक ट्रू होनी चाहिए। आप कहते हो कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो आप उसे अलाउ कर देंगे। तो आपके पास एक कंडीशन या फिर दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो हम इसको आगे ट्रू ही कंसीडर करें, तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, और का सिंबल हमारे पास क्या होता है, ये टू स्ट्रेट लाइंस, ये ना तो फॉरवर्ड स्लैश है ना बैकवर्ड स्लैश है, ये स्ट्रेट स्लैशेस हैं। आप अपने कीबोर्ड पे देख सकते हैं, आपके एंटर के की के ऊपर वाली की जो है, एंटर की से जो अबव की है उसके ऊपर ये सिंबल बना हुआ होगा मेजरली इन मेजॉरिटी कीबोर्ड्स। एंड सिमिलरली एंड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये एंड का ही साइन, लेकिन इसे आप दो बार एंटर करेंगे तो ये एज अ एंड ऑपरेटर काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी लॉजिक को निगेट करना है कि ये कंडीशन नहीं अप्लाई करनी, ये कंडीशन अगर नहीं है तो ट्रू कंसीडर करो, मीन्स अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, अपोजिट कर दो आंसर। तो अपोजिट के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये नॉट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। आप नॉट के बाद आगे ब्रैकेट में जो भी लॉजिक लिखेंगे वो उसका अपोजिट कंसीडर हो जाएगी। सो वी हैव दीज थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हमें हेल्प करते हैं हमारा फाइनल आंसर कैलकुलेट करने के लिए। यू कैन कंसीडर दीज थ्री एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन है जिसका आंसर है ट्रू एंड दूसरी कंडीशन है जिसका आंसर है फॉल्स, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ऑब्वियसली फॉल्स होगा, क्योंकि एक भी अगर आंसर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। देन हमारे पास लेट सपोज एक और कंडीशन है जिसमें जो ट्रू है और एक और कंडीशन है जो फॉल्स है। अगर इन दोनों के दरमियान और ऑपरेटर अप्लाई हुआ है तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि कोई ट्रू और केस में कोई एक भी आंसर ट्रू है तो आंसर ट्रू कंसिडर हो जाएगा। नॉट किस तरीके से काम करता है कि जो भी आपके पास आंसर है उसको अपोजिट कर देता है, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो वो उसको फॉल्स कर देगा। सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स टू कंस्ट्रक्ट अ लॉजिक, कि आपने किस तरीके से लॉजिक डेवलप करनी है, कौन कौन सी कंडीशन एक दूसरे के साथ कैसे मिलकर अप्लाई हो रही हैं आपके सिनेरियो में, आप जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसके लिए कैसे अप्लाई हो रही हैं, ये उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। हम आगे चल के जब डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे, हम इफ एल्स इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ेंगे तो उनमें इन सारे ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे और हमारे यहाँ वहाँ पे जाके इनका ज़्यादा अच्छा बेटर आइडिया भी हो जाएगा। देर इज़ अ लिटिल कन्फ्यूजन बिटवीन डबल इक्वल एंड इक्वल। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि आपके पास डबल इक्वल की जगह सिंगल इक्वल लगा लेते हैं टू चेक इक्वालिटी। जैसे आपके पास यहाँ पे एक इफ़ की कंडीशन लगी है, इफ़ पे कोड इज़ इक्वल टू 4। आपने अगर चेक करना है कि क्या पे कोड 4 की इक्वल है, अगर है तो आपने कुछ करना है, नहीं है तो आपने कुछ वो काम नहीं करना। तो इसका मतलब है आपने दोनों की एक दूसरे को इक्वल चेक करना है। अगर आपने इक्वालिटी चेक करनी है तो आपको इक्वल का सिंबल ये दो बार लगाना पड़ेगा, स्पेस नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ मैंने यहाँ स्पेस दी आपको बताने के लिए कि ये दो इक्वल लगे हुए हैं। तो आपको दो इक्वल साइमल्टेनियसली यूज़ करने पड़ेंगे एज अ इक्वल ऑपरेटर कंसिडर करने के लिए। अगर आप गलती से सिर्फ एक सिंगल इक्वल लगा लेते हैं तो ये किस तरह काम करता है, एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। इस बात का मतलब हुआ कि हम पे कोड को वैल्यू दे रहे हैं 4, कि इसको 4 मिल जाए,
हम चेक नहीं कर रहे, हम इसको खुद वैल्यू दे रहे हैं 4। जब हम इसको खुद 4 वैल्यू दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये हमेशा एज अ ट्रू कंसीडर हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये कभी भी कंडीशन करेक्टली चेक नहीं हो सकेगी। तो आपने याद रखना है कि जहाँ इक्वालिटी चेक करनी है दैट इज़ डबल इक्वल, एंड व्हेन यू वांट टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स सिंगल इक्वल यूज़ करेंगे। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास एक ऑपरेटर रह गया है दैट इज़ कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर आपके पास एक ऐसा ऑपरेटर है जो आपको दो वेज प्रोवाइड करता है, दो काम करने के लिए पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन। कि एक कंडीशन आपने चेक की, अगर कंडीशन ट्रू है तो आपने एक काम करना है, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपने दूसरा काम करना है। सो आपके पास ट्रू और फॉल्स के केस में दो डिफरेंट आपने फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करनी है। तो आप ये कंडीशनल ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे करेंगे? यू कैन कंसीडर दिस एग्जांपल। आपके पास एक प्रोग्राम है और आपने यूज़र से आपने ये चेक करना है कि यूज़र ने जो भी नंबर एंटर किया है वो 100 से लेस होना चाहिए। आपने कहा एंटर अ नंबर लेस देन 100 और उसके बाद सीन करवा दिया। अब यूज़र की मर्ज़ी है कि वो 100 से लेस करे ना करे, ऑब्वियसली हम उसको बाउंड तो नहीं कर सकते अगर वो 122 या 145 प्रेस कर देता है। तो यूज़र ने जो भी वैल्यू प्रेस की, एंटर की, वो हमारे नम के अंदर सेव हो गई। अब हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है कि उसने करेक्ट नंबर एंटर किया है या नहीं किया। तो हमने कंडीशन चेक की, नम इज़ लेस देन 100। क्या नंबर लेस देन 100 है? इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मीन्स हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, नम इज़ लेस देन 100। जो भी यूज़र ने नंबर एंटर किया है क्या वो 100 से लेस है? क्वेश्चन मार्क। इफ़ येस, अगर येस है तो हमने सी आउट करवा दिया करेक्ट नंबर। और अगर ये कंडीशन करेक्ट नहीं होगी, लेट्स सपोज यूज़र ने 150 एंटर कर दिया और ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर क्या चलेगा? जो इस कॉलन के बाद लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो आपका इसका लिखने का सिंटेक्स क्या है? यू राइट सम कंडीशन, आई कैन राइट इट हेयर। आपके पास इसको डेवलप करने के लिए आपको माइंड में रखना है कि ये कैसे लिखते हैं। आपकी कंडीशन होगी, कंडीशन के बाद आप क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद ट्रू के केस में जो भी ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू के केस में आपने जो भी इंस्ट्रक्शन रन करनी है वो, और उसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद नॉट सेमी कॉलन, फुल कॉलन, कॉलन, और उसके बाद आपके पास जो फॉल्स स्टेटमेंट है, एंड देन सेमी कॉलन। तो आपने जब भी कंडीशनल ऑपरेटर लगाना है तो आप कंडीशनल ऑपरेटर किस तरीके से लगा सकते हैं कि आप कंडीशन लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे या वो वैल्यू लिखेंगे जो आप ट्रू के केस में करना चाह रहे हैं, और कॉलन, और उसके बाद वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो आप फॉल्स के केस में कर रहे हैं। ये आपके पास एक मेथड है एट अ टाइम दो काम करवाने का कंपाइलर से, डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन के कंडीशन के लिहाज से आप उसे दो काम करवा रहे हैं। कंडीशन ट्रू है तो ये वाला सी आउट कर दो, दैट इज़ करेक्ट नंबर, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर वो इसको स्किप कर देगा, इसको इग्नोर कर देगा, और सिर्फ कौन सी लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा? सी आउट इनकरेक्ट नंबर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर ऑपरेटर्स। ये हमने ऑपरेटर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारा का सारा कवर कर लिया है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द अपकमिंग लेक्चर्स वी आर ऑल्सो गोइंग टू यूज़ ऑल ऑफ दीज ऑपरेटर्स। हर प्रोग्राम में कहीं ना कोई ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे होंगे और आपको ज़्यादा बेहतर इनकी अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। जस्ट रिवाइज मी, जस्ट रिकॉल मी कि हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़े हैं। फर्स्ट, सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। लेट मी गो थ्रू विद द डायग्राम्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस। उसके बाद हमने कवर किए हैं दैट इज़ अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, माइनस इक्वल, प्लस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल एंड मॉडुलस इक्वल। उसके बाद हमने ऑपरेटर्स पढ़ने हैं इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, जो एक नंबर इंक्रीज़ करते हैं या एक नंबर डिक्रीज़ करते हैं, विद द प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स यूसेज, कि हमने उन्हें पहले यूज़ करना है, पहले चेंज करके फिर यूज़ करना है, या पहले यूज़ करके फिर चेंज करना है। एंड देन वी कवर्ड इक्वालिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। दो वैल्यूज़ का आपस में रिलेशन चेक करना हो किसी भी तरह से, तो ये डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं जिनका आंसर हमेशा सिर्फ या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। एंड देन फाइनली वी ऑल्सो कवर्ड दी लॉजिकल ऑपरेटर्स, कि आपके पास डिफरेंट मल्टीपल कंडीशनल इंस्ट्रक्शन है, मल्टीपल रिलेशनल
ऑपरेटर्स हैं, मल्टीपल लॉजिक्स विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, और आप उनको आपस में कंबाइन करना चाहते हैं, तो किसकी हेल्प से कंबाइन करेंगे? यूजिंग दीज लॉजिकल ऑपरेटर्स के एंड और नॉट के हेल्प से आप उनको एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, एक साथ यूज़ कर सकते हैं. And then we discuss about the little changes or the little confusion between the equality and assignment operator. And at the last we also covered the conditional operator. What are the conditional operator, what is conditional operator, how it works, and how it provides two possibilities depending upon a condition. If condition is true, we want to do something else, and if condition is false, we want to do something else. So we can apply this conditional operator, for which we use the question mark. Alright, हम लोगों ने बेसिक प्रोग्राम डेवलपमेंट की ऑलमोस्ट मेजर चीज़ें कवर कर ली हैं. हम लोगों ने सिंपल आउटपुट करना सीख लिया, इनपुट करना सीख लिया, सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख लिया, डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करना सीख लिया, और ऑपरेटर्स में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम आगे विद डिसीजन मेकिंग सीखते रहेंगे और यूज़ करते रहेंगे. Before moving forward, now this is the time of your basic block of your programming concept. प्रोग्रामिंग में एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट आपके एल्गोरिदम्स का और उन एल्गोरिदम्स के फ्लो चार्ट्स का होता है. एल्गोरिदम आपके पास क्या है? एल्गोरिदम इज़ सिंपली स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस और द प्रोसीजर टू डेवलप अ प्रोग्राम और अ सॉल्व अ प्रोग्राम यूजिंग कैन बी रिटन इन द सूडो कोड. आपके पास एल्गोरिदम क्या कहलाता है? सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, किसी भी काम करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बिफोर राइटिंग एक्चुअल प्रोग्राम. कि जब आप एक प्रोग्राम करने बैठे हैं, बजाय इसके जिस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमसे लॉजिक नहीं बनती, सो दिस इज़ योर लॉजिक डेवलपमेंट टास्क. लॉजिक डेवलप करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने प्रोग्राम, अपनी प्रॉब्लम को सामने रखना है कि हमने क्या करना है, राइट? हमने अपने प्रोग्राम से, हमने अपने सॉफ्टवेयर से हमने क्या कंस्ट्रक्ट करवाना है, क्या सॉफ्टवेयर ने हमारे लिए करना है. वो काम करवाने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. सिंपलेस्ट एग्जांपल से मैं कंसीडर करती हूँ कि आपसे कहा गया है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो 2 नंबर्स को सम करता हो. ठीक है, आपको सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन दी गई है और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई. आपसे सिर्फ कहा गया है कि आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम लिखें जो 2 नंबर्स को सम करता है. तो आप उसके लिए पहले स्टेप्स डिवाइड करेंगे. जिस तरीके से मैं आपको आपके डिस्कशन सेशन में आपसे पूछती रहती हूँ कि मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ तो मेरा ये काम हो जाएगा, तो आप मुझे डिफरेंट स्टेप्स बताते हैं कि मैम ये कर लें पहले, फिर ये कर लें. तो ये सिंपल वही स्टेप्स हैं. हम उन स्टेप्स को अगर सही तरीके से राइट डाउन कर लेंगे और उसके बाद उनका फ़्लो चार्ट बना के हम वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ इस पूरे प्रोग्राम का फ़्लो ठीक बन रहा है, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ अ 90 to 95% चांस कि हमारी लॉजिक करेक्टली बनी हुई है, हमने सही लॉजिक डेवलप की है. अपने 2 नंबर्स को सम करना है तो उसके लिए क्या लॉजिक होगी? फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको कुछ 3 वेरिएबल्स चाहिए. 3 वेरिएबल क्यों चाहिए? आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं. पहले एक नंबर सेव करने के लिए, दूसरा वेरिएबल दूसरा नंबर सेव करने के लिए, और एक तीसरा वेरिएबल उन दोनों का सम सेव करने के लिए. तो पहला टास्क हो गया वेरिएबल्स डिक्लेयर करना. वेरिएबल बन गए. अब सेकंड स्टेप क्या होगा कि उन वेरिएबल्स में वैल्यू डालना. ऑब्वियसली वेरिएबल में कोई डाटा आएगा तो कैलकुलेशन हो सकेगी. तो सेकंड स्टेप हमारे पास हो गया डाटा को सी इन करवाना, डाटा इनपुट करवाना. इनपुट हमारा सेकंड टास्क हो गया. थर्ड क्या है? डाटा आ चुका है हमारे पास, अब हमने उस डाटा को सम कैलकुलेट करना है. सो थर्ड टास्क हमारे पास है उनका सम कैलकुलेट करना. सम हमने कैलकुलेट कर दिया, लेकिन अगर अभी हमने स्क्रीन पे कुछ नहीं शो किया तो इस प्रोग्राम का कोई फ़ायदा नहीं है. ऑब्वियसली हमने सम को स्क्रीन पे दिखाना है. तो हमारे पास लास्ट टास्क क्या हो गया? दैट इज़ कि डिस्प्ले योर आंसर ऑन द स्क्रीन. ये सारे के सारे ये 4 स्टेप अगर आप सही फॉलो करते हैं तो आपका प्रोग्राम भी ठीक डेवलप हो जाएगा, ठीक कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. ये जो आपने वर्डिंग्स में लिख दिया, जिसमें कुछ आपने कोडिंग भी यूज़ की हुई है, कुछ इक्वेशंस टाइप पे लिखा हुआ है, कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये स्टेप राइट अप आपके पास एल्गोरिदम कहलाता है. सूडो कोड किसे कहते हैं? जिसमें थोड़ा सा कोड है लेकिन थोड़ी सी आपने अपनी बीच में इंग्लिश भी लिखी हुई है, थोड़ा मिक्सचर बनाया हुआ है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. सूडो कोड प्योरली कोड नहीं होता. प्योरली कोड लिख लेंगे तो आपका फाइनल प्रोग्राम हो जाएगा. तो एल्गोरिदम लिखा जाता है नॉर्मली इनटू सूडो कोड. सूडो कोड इज़ काइंड ऑफ योर इंग्लिश सेंटेंसेस एज वेल एज सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस. आप इस तरह के कम्बिनेशन से
आप अपना एक सूडो कोड बना के और अपना एल्गोरिदम लिख सकते हैं। वो ये सारे स्टेप्स लिख लेंगे तो ये आपका एल्गोरिदम बन जाएगा। अब हमने इस एल्गोरिदम को वेरीफाई करना है कि क्या ये वाकई एल्गोरिदम ठीक चलता है या नहीं चलता। आपके इस सारे के सारे प्रोसीजर को, जो भी आपने प्रोसीजर फाइनल किया है अपने प्रोग्राम को बनाने का, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किस तरह से हम कर सकते हैं यूजिंग अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम drawn using certain special purpose symbols connected by arrows called flow lines। मीन्स ये एक ऐसी डायग्राम होगी जिसमें कुछ सर्टन आपके पास शेप्स होंगी, कुछ सर्टन सिंबल्स होंगे और हर सिंबल का अपना मीनिंग है। जैसे हमने क्या स्टेप रखे थे, वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो डिक्लेरेशन का अपना सिंबल होगा। हमने सेकंड क्या रखी थी, इनपुट, हमने उसके अंदर डाटा इनपुट करवाना है, इनपुट का अलग सिंबल होगा। हमने उसके बाद सम कैलकुलेट करना है तो आपके पास कैलकुलेशन का अलग सिंबल होगा। प्रोग्राम स्टार्ट होने का, स्टॉप होने का अलग सिंबल होगा। और ये सारे सिंबल आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे, यूजिंग सम एरोज़। तो हम उनकी एरोज़ की हेल्प से उनको आपस में कनेक्ट कर लेंगे। सो फ्लो चार्ट इज़ योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज स्टेप्स जो अपने एल्गोरिदम्स में लिखी हैं। जो आपके पास पर सर्टन डायग्राम्स या शेप्स हैं वो आपकी फ़िक्स हैं। किसी भी फ्लो चार्ट को डेवलप करने के लिए जो सिंबल्स यूज़ किए जाएंगे वो सिंबल्स पहले से फिक्स स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इट्स नॉट लाइक कि वो हमने बनाया हुआ है या आपकी चॉइस है कि मैं स्टार्ट के लिए ये लिखता हूँ या मैं इनपुट के लिए ये सिंबल यूज़ करूँगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को वो स्टैंडर्ड सिंबल्स फॉलो करने हैं जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं। जब भी दो ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट करना होगा तो हम एरोज़ यूज़ करेंगे। एरोज़ आपका कनेक्टर्स का काम करेंगे। हर फ्लो चार्ट में एक स्टार्ट और एक स्टॉप सिंबल ज़रूर होगा और इनको आप काइंड ऑफ इस तरीके से ओवल्स में शो कर सकते हैं, राइट। आप इस टाइप का एक ओवल्स बना के ओवल शेप में अपना स्टार्ट और स्टॉप सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कुछ जगहों पे आपको एज अ सर्कुलर सिंबल भी मिल सकता है कि एज अ सर्कल आपने सर्कल के अंदर स्टार्ट लिखा हुआ है या सर्कल के अंदर स्टॉप लिखा हुआ है, वो भी ठीक है। और अगर आप ओवल शेप यूज़ कर लें तो वो भी आपके पास हॉरिजॉन्टल ओवल शेप, वो भी आपके पास करेक्ट है। तो आप हमेशा हर फ्लो चार्ट में एक स्टार्ट सिंबल होगा और जहाँ पूरा फ्लो ख़त्म होगा वहाँ एक स्टॉप सिंबल होगा। अगर आपने कोई भी इनपुट या आउटपुट का काम करना है, मींस आपने कोई भी वेरिएबल्स को वैल्यू असाइनमेंट दी इनपुट के आपने सीन का काम करना है, कीबोर्ड से वैल्यू लेनी है, वेरिएबल में डालनी है या वेरिएबल वाली वैल्यूज़ आपने, या फिर कोई वैसे भी मैसेज आपने स्क्रीन पे शो करवाना है। तो इनपुट आउटपुट सी इन और सी आउट वाली सारी स्टेटमेंट्स के लिए आप ये सिंबल यूज़ करेंगे, राइट। आई थिंक दिस सिंबल इज़ कॉल्ड पैरेललोग्राम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, सो आप ये सिंबल यूज़ करेंगे फॉर योर इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन। देन अगर आपने कोई भी प्रोसेसिंग करनी है, प्रोसेसिंग में सब कुछ शामिल आ जाता है। प्रोसेसिंग में आपकी कोई कैलकुलेशंस हो सकती हैं, पर प्रोसेसिंग में आपका कोई फार्मूला कैलकुलेशन हो सकती हैं, प्रोसेसिंग में किसी को कुछ असाइन करना हो सकता है। तो आपने कोई भी आपने कैलकुलेशंस करनी है, कोई भी प्रोसेसिंग करनी है, कोई भी एग्जीक्यूशन करनी है, तो आप उसको एक रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको रेक्टेंगल के अंदर लिखा जाएगा। अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें डिसीजन लिया जा रहा है, जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट ऑपरेटर्स पढ़े हैं तो हमने उसमें कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा था जिसमें कोई कंडीशन चेक हो रही थी और कंडीशन चेक होने के बाद आपके पास डिफरेंट डिसीजन लिए जा रहे थे कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कर दो, कंडीशन फॉल्स है तो ये कर दो। तो जो जहाँ पे भी कंडीशन चेक हो रही होगी, डिसीजन हो रहा होगा, तो वो आपके पास वो कंडीशन लिखी जाएगी किसके अंदर, आपके इस डायमंड शेप के अंदर। तो डायमंड शेप के अंदर आप हमेशा क्या लिखेंगे, अपनी लॉजिक लिखेंगे, अपनी कंडीशन लिखेंगे, जिस कंडीशन का आंसर या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसमें देखें डिफरेंट कॉर्नर्स हैं। ये कॉर्नर्स होने के लिए यही रीज़न है कि एक साइड से हम ट्रू का एरो निकाल लेंगे कि अगर ये कंडीशन पर्टिकुलरली जो इसके अंदर लिखी है अगर वो ट्रू है तो वो इस तरफ चला जाए, ये काम कर ले, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो वो इस तरफ चला जाए और ये पर्टिकुलर काम कर ले। आपने अपने पास इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपके फ़्लो चार्ट में सिर्फ एक स्टार्ट पॉइंट होगा और सिर्फ एक एंड पॉइंट होगा। आप एक से ज़्यादा स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ सिंबल्स। ये आपके पास डिफरेंट और सिंबल्स भी शो कर रहा है, जैसे स्टार्ट स्टॉप के लिए हमने कहा था ओवल, इनपुट के आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम, एंड देन प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल, डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास डायमंड। हम आगे चल के लूप्स पढ़ेंगे तो लूपिंग के लिए आप ये शेप यूज़ कर सकते हैं। देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द कनेक्शन।
अगर आप अपने ऑब्वियसली डायग्राम्स तो किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाई जाएंगी या ड्राइंग टूल में बनाई जाएंगी या आपके रजिस्टर पे बनाई जाएंगी, ये इसका कोड से तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो आप कोडिंग से पहले का काम कर रहे हैं, अपने लिए अपना लॉजिक डेवलप कर रहे हैं कि आपने कैसे ये अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो जब आप अपने पास इस डायग्राम को बनाने बैठेंगे तो हो सकता है आपका प्रोग्राम या आपकी लॉजिक काफ़ी लंबी हो और आपका पेज ख़त्म हो जाए। अगर आपने दो डायग्राम्स को आपस में मिलाना है, आधी डायग्राम आपने एक पेज पे बनाई हुई है, आधी डायग्राम आपने दूसरे पेज पे बनाई हुई है, तो आप इन दोनों पेजेस को आपस में कैसे लिंक करेंगे? इन कनेक्शंस की हेल्प से। पहला पेज में जहाँ आपके पास पेज ख़त्म हो गया, आप ऊपर से ड्रॉ करते आए और नीचे आके ख़त्म हो गया आपके पास, तो आप नीचे सिर्फ क्या बना दोगे? एक छोटा सा सर्कल। इट डू नॉट बी सेम साइज़ ऑफ लाइक दिस, जितने बड़े ये होंगे ये उतना बड़ा नहीं होगा, ये उनसे काफ़ी छोटा होगा। यहाँ आप नीचे एक सर्कल बना देंगे कि इसका मतलब है कि यहाँ पे ये अभी कॉन्टीन्यूड है, ये डायग्राम अभी आगे कनेक्टेड है, ये आगे चल रही है। और नेक्स्ट पेज पे जो बाकी आधी डायग्राम है वो जहाँ से शुरू हो रही होगी वहाँ पे आप वो कनेक्टर बना लोगे। मींस ये दोनों सर्कल्स आपस में मिलेंगे तो फुल डायग्राम आपके पास बन जाएगी। सो दीज आर योर कनेक्टर्स टू कनेक्ट दीज डिफरेंट सब डायग्राम्स। Okay, the last one is the flow lines. Flow lines can be straight upward, straight downward, straight left और straight right. आप अपनी फ्लो चार्ट्स में आपने पूरी कोशिश करनी है कि कोई भी आप वर्टिकल आप कोई भी लाइन डायगनल में नहीं लगाएंगे, मतलब आप टेढ़ी लाइन नहीं लगा सकते। आपकी लाइन इस तरफ से शुरू होकर इस तरफ नहीं आ सकती, ये वाली डायरेक्शन नहीं हो सकती आपकी लाइन की। आपकी लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा राइट जाना फिर नीचे आना, या फिर पहले टॉप जाना और फिर लेफ़्ट पे जाना। तो आपके पास आपकी एरोज़ सिर्फ ये वाले यूज़ होंगे और इनके कम्बिनेशन से आप डिफरेंट डायरेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी अ वेरी बेसिक फ्लो चार्ट। दिस इज़ द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ योर फ्लो चार्ट। हर फ्लो चार्ट के शुरू में एक स्टार्ट सिंबल होगा। स्टार्ट के बाद आपने जो भी लिखना है उसको उनको आपस में कनेक्ट आप किससे करेंगे? लाइन से। जो भी स्टेटमेंट्स आपने रखनी है जिसमें कुछ एग्जीक्यूशन हो रही है, जो इनपुट आउटपुट के अलावा हैं, जिसमें सी इन सी आउट नहीं शामिल, उसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आप किस में लिखेंगे? रेक्टेंगल में। कोई कंडीशन चेक करनी पड़ गई है तो उसे लिखेंगे आप डायमंड में। कंडीशन अगर ट्रू है तो आपने ये पर्टिकुलर रन करवा दिया। कंडीशन अगर फॉल्स थी तो आपने ये वाला स्किप करके आप डायरेक्टली उसे स्टॉप पे ले आए हैं। अगर आपने लूप क्रिएट करना है, उसे दोबारा चेक करना है, तो इस स्टेटमेंट को चेक करने के बाद, ये काम करने के बाद आप दोबारा उसे वापस ले गए और वो इस लूप में डिफरेंट टाइम्स सर्कुलेट कर सकता है कि जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो वो यहाँ से आके स्टॉप कर देगा। जब तक कंडीशन ट्रू है वो दोबारा वो काम कर रहा है। सो दिस इज़ योर जनरल आइडिया ऑफ योर फ्लो चार्ट। सॉरी मैंने गलत जगह प्रेस कर दिया है। ओके, सो दिस इज़ वन। नाउ द टास्क इज़ हाउ टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। हम लोगों ने एक फ़्लो चार्ट ड्रॉ करना है किस प्रोग्राम के लिए? एडिंग टू नंबर, जिसको मैं शुरू से लेके चल रही हूँ। फर्स्ट टास्क आपका क्या है कि आपने स्टेप बाय स्टेप इस एल्गोरिदम लिखना है। आपने एल्गोरिदम लिखना है मीन्स आपने स्टेप्स डिफाइन करने हैं कि ये काम करने के लिए हमें क्या करना है। फर्स्ट वी नीड टू स्टार्ट। ठीक है, हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद हमने क्या करना है? डिक्लेयर फॉर एग्जांपल 3 इंटीजर वेरिएबल्स, और लेट सपोज मैंने इनका यहाँ पे नाम भी दे दिया, num1 num2 एंड सम। ठीक है, ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया। ओके, उसके बाद आपके पास सेकंड, अब हमारे पास अगला स्टेप क्या होगा कि हमने num1 और num2 का डाटा इनपुट करना है। सो इनपुट num1 एंड num2, ये दो चीज़ें हमें इनपुट करनी है। जब हमारे पास इनके अंदर डाटा इनपुट हो जाएगा तो उसके बाद हमने क्या करना है? कैलकुलेट सम। हमने सम कैलकुलेट करना है और ऑब्वियसली वो कैलकुलेट होके किसको असाइन हो जाएगा? सम में। और जब कैलकुलेट हो गया तो लास्ट हमने क्या करना है? डिस्प्ले सम। और जब आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका आंसर भी डिस्प्ले हो गया तो आपने उसके बाद क्या करना है? सिंपली स्टॉप, कि आपने स्टॉप कर देना है। सो ये हमारे पास स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है तो हमारा ये वाला काम जो ऊपर फर्स्ट हमने लिखा है ये हमारा काम हो जाएगा 2 नंबर्स को ऐड करने वाला। यहाँ पे आपने अगर आप नोट करें तो मैंने क्या वर्ड्स यूज़ किए हैं? डिक्लेयर एंड इंट के लिए भी बेहतर है कि आप पूरा इंटीजर यूज़ कर लें, राइट? इंटीजर
मैंने इनपुट यूज़ किया, मैंने सी इन सी आउट टाइप कोई वर्ड नहीं लिखा, मैंने कैलकुलेट सम लिखा है, कोई इक्वेशन नहीं लिखी। आप चाहें तो वैसे इक्वेशन लिख भी सकते हैं कि आप लिखें सम इज़ इक्वल टू नम 1 प्लस नम 2, तो आप इनको सम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मैंने सी आउट नहीं लिखा बल्कि लिखा है डिस्प्ले सम। इसकी रीज़न ये है कि आपके पास जो ये फ़्लो चार्ट्स या आपके एल्गोरिदम्स डेवलप करते हैं, यूजुअली ये प्रोग्रामर नहीं होते, ये आपके डिसीजन मेकर्स हो सकते हैं, आपके डिज़ाइनर्स हो सकते हैं जो आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जब आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जा रहा है तो डिज़ाइनिंग के रिस्पेक्टिव उनको नहीं आइडिया कि डिक्लेरेशन कैसे होती है, उनको नहीं पता सी इन का काम क्या है, उनको नहीं पता सी आउट का काम क्या है, क्योंकि वो हमें पता है बीइंग प्रोग्रामर, राइट। ऑल्दो अभी हम दोनों चीज़ें ही सीख रहे हैं तो हमें तो पता आइडिया है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन किस लिए यूज़ होती है, लेकिन मेन पर्पज़ आपको एल्गोरिदम्स में जो सूडो कोड का वर्ड यूज़ हुआ है वो यही है कि आप ऐसे वर्डिंग्स यूज़ करेंगे जो सबको समझ आ सकें, जो प्रोग्रामर को भी समझ आ जाएं। प्रोग्रामर उनको देखते हुए खुद डिसाइड कर लेगा कि अच्छा इनपुट है मतलब मैंने सी इन करना है, डिस्प्ले करना है मतलब मैंने सी आउट करना है, कैलकुलेट करना है, अच्छा ठीक है मैंने ये इंस्ट्रक्शन इस तरीके से सम कैलकुलेट करने की लिखनी होगी। तो ये आपके पास इंटीजर लिखा हुआ है तो ये बीइंग प्रोग्रामर मुझे पता है कि मैंने डाटा टाइप इंट रखनी है। सो आप इसमें ऐसी वर्डिंग्स को यूज़ कर सकते हैं जो एक प्रोग्रामर भी अंडरस्टैंड कर सके और एक नॉन प्रोग्रामर भी आपको उसको अंडरस्टैंड कर सके और आपका फ़्लो समझ सके। ओके, हमने एल्गोरिदम लिख लिया। अब इस एल्गोरिदम का फ़्लो चार्ट बनाते हैं कि फ़्लो चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा, स्टार्ट का सिंबल। उसके बाद हमने क्या करना है, डिक्लेयर थ्री वेरिएबल्स, डिक्लेयर वेरिएबल्स num1 num2 एंड सम, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करनी है। वेरिएबल डिक्लेरेशन ना तो इनपुट है ना आउटपुट है, इसलिए हमने इसको किस में रखा है, रेक्टेंगल में, ठीक। उसके बाद हमने सी इन का काम करना है, 2 वैल्यूज़ में इनपुट लेनी है, तो उसके लिए हमने पैरेललोग्राम यूज़ किया है, दैट इज़ रीड num1 एंड num2। इसका मतलब है कि यहाँ पे इनपुट ली जाएगी, सी इन करवाया जाएगा। जब वो दोनों वैल्यूज़ आ गई तो हमने उसको क्या कर दिया, सम कैलकुलेट किया, ए और बी को सम किया और किसको असाइन कर दिया है, सम के वेरिएबल को असाइन कर दिया है। जब सम कैलकुलेट हो गया, यहाँ क्योंकि कैलकुलेशन हो रही है, कोई सी इन सी आउट कोई इनपुट आउटपुट का काम नहीं हो रहा, तो ये रेक्टेंगल में बनेगा। उसके बाद हमने कुछ डिस्प्ले करवाना है, डिस्प्ले आपका आउटपुट स्टेटमेंट में होता है, तो आपके पास दोबारा पैरेललोग्राम बनेगा और हम सम को डिस्प्ले करवा देंगे। जब सम स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया इसका मतलब है हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हमने क्या कर देना है, स्टॉप। This is your flowchart for a simple program of adding two numbers and assigning to a sum variable. आप ये flowchart देखते हुए सिंपली अगर ये flowchart किसी भी प्रोग्रामर को दे देंगे तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा फिर प्रोग्राम लिखना। जैसे अगर मैं आपको ये दे दूँ और आप इसको देख के प्रोग्राम लिखें तो आपके लिए प्रोग्राम लिखना बहुत आसान हो जाएगा, आप सिर्फ फॉलो करते जाओगे। पहले क्या करना है, आपने यहाँ से देख लिया, ये देख के और इसकी शेप को देख के आपको अंदाज़ा हो गया कि आपने किस तरह की इंस्ट्रक्शंस यूज़ करनी है, आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए। जैसे ही आपने पैरेललोग्राम देखे आपके फ़ौरन माइंड में आ गया कि मैंने या सी इन करना है या सी आउट करना है। रीड का मतलब है ऑब्वियसली इनपुट लेना होगा, तो मैं सी इन यूज़ कर लूँगी। फिर यहाँ पे आपके पास ये रेक्टेंगल है, मींस कोई कैलकुलेशन करनी है, कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी है, देन डिस्प्ले इसका मतलब है कुछ सी आउट करना है। मैं सिंपली ये सारे स्टेप्स अब फॉलो करते हुए जब कोड लिखूँगी तो मेरा कोड भी बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा और हमारे पास चांस नहीं होगा हमारे प्रोग्राम की लॉजिक इनकरेक्ट होने का। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आज हमने काफ़ी कवर किया है, हमने सारे के सारे ऑपरेटर्स कवर किए हैं एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट हमने फ़्लो चार्ट्स कवर किए हैं और इससे रेलिवेंट आगे हम फर्दर असाइनमेंट्स और डिफरेंट क्लास एक्टिविटीज़ करेंगे। गो थ्रू ऑल दिस लेक्चर एज मैनी टाइम्स एज यू वांट। जस्ट नोट डाउन जो भी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हों, जो चीज़ समझ नहीं आ रही हों, प्लीज़ उनको नोट कर लें सो दैट इन डिस्कशन सेशन वी कैन गो थ्रू दैम। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।